राधे राधे। सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, आप अपना टॉपिक चल रहा था कैलकुलस, और इस आप किसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज कैलकुलस का नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी। तो इसका वेटेज रहता है 2 क्वेश्चन इसके अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर आपके एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, सिंपल सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपने इस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि अनंत स्पर्शी होता क्या है। तो सबसे पहले ये तो आप जानते ही हो कि स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा की बात करते हैं। देखो, अपने अब तक जो भी पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैथ के अंदर पढ़ा, तो कर्व पढ़ते हैं, ना, वक्र पढ़ते हैं। वक्र दोनों टाइप के पढ़ते हैं। तो क्लोज्ड कर्व होती है, एक ओपन होती है। क्लोज्ड यानी बंद कर्व। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक अपना क्या बनाया, इलिप्स मान लो, अपने एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का आपने पढ़ रखा है, वो बता देता हूँ। देखो, जैसे अपने एक सर्कल का डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये सर्कल है, तो ये कौन सी कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। अब इस कर्व की बात करें अपने, तो यहाँ से अपने अगर बात करते हैं तो इससे कोई एक रेखा खींचता हूँ मैं, ये रेखा खींचता हूँ, तो आपको ये दिखाई दे रही है कि ये इसकी क्या है? स्पर्शी रेखा है। यानी कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट जो बोलते हैं। इसी तरह इस पर और ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो होती है कौन सी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, रेखा कोई भी समीकरण निकालते हैं, सारे जानते हो कि रेखा का समीकरण होता है y = mx + c। y = mx + c टाइप की कोई भी इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, बस m और c चेंज होते रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग होंगे। तो ये तो अपने जानते हैं कि इसकी क्या स्पर्श रेखा है। अब अनंत स्पर्शी की बात करेंगे ना, तो यानी अपने पास वो स्पर्श रेखा जरूर होगी, यानी वो उस कर्व को स्पर्श तो करेगी, लेकिन वो कहां पर करेगी? अनंत पर करेगी। यानी उसको अपने देख नहीं सकते, यानी उसको अपने ओनली महसूस कर सकते हैं। ये किसी कर्व की क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। अब देखिए, आपको क्या होगा कि आपके एग्जाम में आपको मान लो क्या होगा, कोई कर्व दी होगी। जैसे मान लेते हैं अपने पास ऐसी कोई कर्व गिवन है, ऐसी कोई कर्व गिवन है आपको। देखो, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं मैं इसको। ये कोई कर्व गिवन है आपको, ये कर्व गिवन है। अब इस कर्व के अंदर आपको मतलब ये वक्र गिवन है आपको। अब इस वक्र के गिवन के बाद में आपको क्या करना है कि इसकी अनंत स्पर्शी ढूंढनी है। अब ये क्या है? क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो अब आप क्या करो, जैसे अपने एक लाइन खींचते हैं स्पर्शी रेखा, जैसे ऐसे डॉटेड से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, डॉटेड लाइन से खींच रहा हूँ, तब ये स्पर्श रेखा। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर लास्ट में अनंत पर जाके इसको क्या करेगी? टच करेगी। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी? कि अनंत स्पर्शी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अनंत स्पर्शी रेखा बन जाएगी। ये भी एक रेखा है। इसका समीकरण भी क्या होगा? y = mx + c होगा। m और c जो वक्र की इक्वेशन गिवन होगी उस पर डिपेंड करेंगे। m की वैल्यू क्या आएगी, c की क्या आएगी, वो अपने आगे अभी सीखेंगे। तो ये आपके अंदर ध्यान होना चाहिए कि अनंत स्पर्शी क्या होती है। यानी कोई भी वक्र है, उस वक्र को कहां पर करे? एक ऐसी, यानी उस वक्र की वो क्या होनी चाहिए? स्पर्श रेखा होनी चाहिए। लेकिन वो कहां पर टच करेगी? उस वक्र को अनंत पर टच करेगी। कहां पर टच करेगी? अनंत पर। इस पर ना एक डेफिनेशन ये भी बोलते हैं, देखो कई बुकों में ऐसी मिलती है, सुनना इस बात को ढंग से। ये मान लो आपके पास कोई P पॉइंट है, P पॉइंट है, इससे मैंने क्या किया? इस रेखा पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी इस पर लंब डाल दिया। अगर ये डिस्टेंस है, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसकी तरफ? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस टेंस कर दे किसकी तरफ? 0 की तरफ। जहां पर ये वक्र और जो स्पर्शी होगी दोनों टच करेगी, वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? 0 आएगी, सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होगी 0? जब ये P अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जब ये P है ना, जब P किसकी तरफ टेंस करेगा? इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा। ढंग से सुनना इस लाइन को। P अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो किसकी तरफ टेंस करेगी? 0 की तरफ टेंस करेगी। क्लियर इतनी बात? 0 की तरफ टेंस करेगी। 0 की तरफ टेंस करेगी, तो ये जहां पर 0 की तरफ टेंस करेगी इन्फिनिटी पर, वहां पर ये वक्र और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। टच करेंगे तो वो अपनी क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा बन जाएगी। उस वक्र की वो क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा बन जाएगी। कहां पर बनेगी वो स्पर्श रेखा? अनंत पर बनेगी। इसी को क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी बोलते हैं। ये 2 टाइप की डेफिनेशन बताइए, किसी तरह आप ध्यान रख सकते हो, एग्जाम में कोई पूछने वाला, लेकिन टॉपिक स्टार्टिंग इसलिए मैंने क्लियर किया है। ये डेफिनेशन P वाली
और एक या सीधा ही बोल सकते हो, यानी एक ऐसी स्पर्श रेखा जो किसी वक्र को किस पर टच करे, अनंत पर क्या करे, स्पर्श करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्श बोलते, अनंत स्पर्शी बोलते हैं। यानी वो भी अनंत स्पर्शी भी क्या है कि टेंजेंट ही है, क्या है कि टेंजेंट है, लेकिन वो टेंजेंट कहां टच कर रही है उसको, हाँ अनंत पर टच कर रही है, कहां टच कर रही है, अनंत पर टच कर रही है। अब क्या करेंगे, दूसरी बात देखो कि अनंत स्पर्शी है वो दो टाइप की हो सकती है, दो टाइप की। एक तो अनंत स्पर्शी कौन सी, जो अक्षों के क्या हो, समांतर हो। जैसे मान लो आपके पास ये कोई वक्र दे रखा है, तो हो सकता है कि जिस तरह मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये दोनों लाइनें क्या है, या फिर ये दो लाइनें ड्रॉ की, ये जो चार लाइन मैंने ड्रॉ की, ये सारी क्या है, किसी वक्र की मान लेते हैं ये अनंत स्पर्शी है, तो ये चारों है क्या, अक्षों के समांतर है, दो एक्स के समांतर है, दो क्या है, वाई के समांतर है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां पर पुटअप होता है कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, क्लियर इतनी बात। अब दूसरी बात, दूसरी अनंत स्पर्शी कौन सी होती है, दूसरी अनंत स्पर्शी कौन सी होगी, तिर्यक अनंत स्पर्शी। कौन सी, तिर्यक, यानी जो अक्षों के समांतर ना हो, जो अक्षों के समांतर ना हो उनको क्या बोलेंगे, तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब तिर्यक अनंत स्पर्शी बोलेंगे, तिर्यक अनंत स्पर्शी। एक अपने मैंने बता दी कौन सी, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर। ये दोनों आज अपने पढ़ेंगे कि अक्षों के समांतर कैसे फाइंड आउट करते हैं और तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक क्लियर है सबको, अनंत स्पर्शी क्या होती है और किस टाइप के अनंत स्पर्शी है। अब जो अनंत स्पर्शी होगी, चाहे वो अक्षों के समांतर हो, चाहे तिर्यक अनंत स्पर्शी हो, वो किस पर डिपेंड करेगी, वक्र पर डिपेंड करेगी। का वक्र की जितनी घात होगी, यानी वक्र की जितनी डिग्री होगी, वक्र की कितनी होगी, जितनी डिग्री होगी उतनी उसकी क्या होगी, अनंत स्पर्शी होगी। ये एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर लाइन पूछी जा सकती है, पूछ जा चुकी है कि अन्वय घात वक्र की अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है, एन ही हो सकती है। अब जितनी घात का वक्र होगा उतनी उसकी क्या मिलेगी, अनंत स्पर्शियां मिलेगी। सुनिए अब देखो, मान लेते हैं आपके पास क्या जो कर्व दे रखी है, यानी जो वक्र दे रखा है वो उसकी डिग्री है, कितनी डिग्री मान लेते हैं, 3 डिग्री का मतलब अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है उसकी, 3 है। अब 3 घात का वक्र है तो उसकी कितनी अनंत स्पर्शियां होगी, 3 होगी। तो पहले ये मान लेते हैं y = m1x + c1, दूसरी ये मान लें y = m2x + c2, और तीसरी मान लेते हैं y = m3x + c3। इस तरह 3 आपके पास क्या बनेगी, आगे अनंत स्पर्शी बनेगी। कब, जब वक्र भी कितनी घात का हो, 3 घात का हो। अब तीनों अनंत स्पर्शियों के अंदर बात करते हैं तो यहां पर m1 c1 m2 c2, यानी m और c चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, m और c चेंज हो रहा है। तो m और c की वैल्यू अपने को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। भी m कैसे फाइंड करेंगे और c कैसे फाइंड करेंगे, ये इसके अंदर m और c की वैल्यू फाइंड आउट होगी, m और c की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, अनंत स्पर्शी का समीकरण बन जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो ये लाइन अच्छी तरह समझ में आई होगी कि जितनी घात का क्या हो, वक्र हो, उतनी उसकी क्या होती है, अनंत स्पर्शी होती है। क्या होती है, उतनी उसकी अनंत स्पर्शियां होती है। अब देखिए आपने इसको आगे बढ़ाते हुए, इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। भी अपने 12th के अंदर पढ़ा है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने वाला चैप्टर पढ़ा अच्छी तरह 12th के अंदर कि टेंजेंट की कैसे इक्वेशन निकालते हैं। तो वही है, बस ये यहां पर इन्फिनिटी की बात होगी, यानी वक्र पर डिपेंड करेगा। देखिए आप सबसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको कि जितनी घात का वक्र होगा उतनी उसकी क्या होगी, अनंत स्पर्शी होगी। अनंत स्पर्शी किसी वक्र की ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हाँ क्या ज्ञात करना पड़ेगा, m और c की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। m और c की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कि आपके पास मान लो कोई वक्र है, यानी कोई कर्व दे रखी है, कितनी घात की दे रखी है, n घात की दे रखी है, कितनी घात की, n घात की दे रखी है। अब n घात की दे रखी है तो सबसे पहले वहां पर अपने क्या निकालेंगे, फाई n m निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाई n, यानी n डिग्री का फाई m निकालेंगे। फाई m कैसे निकालेंगे, क्या जो कर्व की इक्वेशन होगी उस कर्व में x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। x की जगह 1 और y की जगह m। कब क्या करना है,
वक्र की जो इक्वेशन दे रखी है यानी कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह कितना पुट कर देंगे, एम पुट कर देंगे। और वो पुट किस में करना है, जो एन डिग्री होगी उसके अंदर पुट करना है। क्वेश्चन एग्जांपल करूँ और समझ में आएगा आपको। तो यहां से पुट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से आपके पास m1 m2 इस तरह क्या आएगी, वैल्यू आएगी, m1 m2 m3 जो भी वैल्यू आएगी। जितनी घात का होगा n घात का होगा तो n वैल्यू आएगी, 3 घात का होगा 3 होगी, 2 घात का होगा तो 2 वैल्यू आएगी m की। अब ये दोनों वैल्यू आएगी। इसके बाद में आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है, c की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c के लिए फॉर्मूला ध्यान रखोगे, -φ ऑफ n माइनस m डिवाइडेड बाई फाइव डैश nm। ये आपको c का फॉर्मूला ध्यान रखना है। यानी प्रत्येक m1 के लिए निकालेंगे तो c1 आ जाएगा, m2 के लिए निकालेंगे तो c2 आ जाएगा, m3 के निकालेंगे c। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये n डिग्री है, n डिग्री का तो डिवाइड में डेरिवेटिव होता है, उससे ऊपर कम डिग्री का क्या लिखना है आपको, एक फंक्शन लिखना है। यानी आपको जो इक्वेशन आएगी वो पुटअप करनी है। तो c का फॉर्मूला क्या होगा, -5n-m डिवाइडेड बाई 5n-m होगा। तो ये आपको वर्किंग इसकी ध्यान रखनी है। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग अपने इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। इस पर करना कुछ नहीं है कि जितनी घात की करो उस घात की करो में 3 घात का हो तो 5-3m बनेगा पहले, फिर 5-2m ज्ञात करेंगे। तो x की जगह 1 और y की जगह क्या रखेंगे, m रख देंगे। x की जगह 1 और y की जगह m रख देंगे। फिर क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद में किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की। और c का फॉर्मूला क्या होगा, -5nm डिवाइडेड बाई 5n-m। तो देखिए अब आगे इस पर क्वेश्चन कैसे करना है। अब हो सकता है कि वहां पर दो मूल इक्वल आ जाए, कैसे है वो आगे देखो, बाद की बात है। पहले इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन आपका x³ प्लस 2x² माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस xy माइनस y² इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है। अब इसकी क्या करनी है, एसिम्टोट फाइंड करनी है। सबसे पहले पूछ ले कि इसकी कितनी एसिम्टोट हो सकती है, यानी कितनी अनस्पर्शिया हो सकती है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है। मैं अधिकतम बड़ा ये डाल रहा हूं कि आगे अपनी दृश्य हो सकता है वो काल्पनिक आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, एक रियल आए 2 काल्पनिक, ऐसा कुछ आ जाए, तब मैं अधिकतम बड़ा यूज कर रहा हूं। अब यहां पर देखो इसको मैं इक्वल टू कर देता हूं, -1 डाल के इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब देखो अधिकतम घात कितना है इसके अंदर, 3 घात का है। कितनी घात का है, 3 घात का है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5-3m ज्ञात करो। 5-3m कैसे ज्ञात करोगे, x की जगह 1 और y की जगह क्या रख दोगे, m रख दोगे। 5-3 का मतलब 3 घात वाले पद लेने आपको। देखो 3 घात के पद यहाँ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 घात है, इसमें भी 2 और 1 3 है, यानी ये चारों पद उठाने पड़ेंगे अपने को। तो x की जगह 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह मैं 1 रखूंगा और y की जगह m रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इसकी जगह x की जगह 1 और y की जगह m रखूंगा तो m² हो जाएगा, और ये आगे क्या हो जाएगा, 2m³ हो जाएगा। क्लियर है बात। ये आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास एक इक्वेशन बन गई फाई के अंदर। अब इसके बाद अपने को जरूरत पड़ता है कि ये कम घात का भी पड़ेगा, तो 5-2m भी ज्ञात कर लो। अब 5-2m के अंदर मतलब 2 घात के लिखने हैं, तो 2 घात के इसके अंदर 2 ही है। x की जगह 1 रखेंगे y की, तो पहला क्या बनेगा m, फिर क्या बनेगा -m²। क्लियर इतनी बात। अब क्या करेंगे, 5-3m है, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो यहां से m की वैल्यू आएगी, तो 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m³ इक्वल टू क्या बन गया, 0। अब ये m में क्या बन गई, त्रिघात यानी क्यूबिक बन गई। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना। अब 3 घात के रूट कैसे निकालते हैं, यानी उसके फैक्टर कैसे करते हैं, सबको पता है। सबसे पहले इसके अंदर m की जगह अंदर के वैल्यू पुट करेंगे, जो इसको क्या करती हो, सेटिस्फाइड करती हो। जैसे मान लो m के अंदर देखो 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 और 2 - 2 कट जाएगा 0, यानी 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो m-1 है, उसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। m-1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और m-1 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएंगे, 1 - m 1 + m, एक तो ये बन जाएगा 1 - m और 1 + m, और एक बन जाएगा अपने पास 1 + 2m इक्वल टू 0।
ए की बात है -1 कर देना, ठीक है ना, इक्वल टू 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने इसी को देखते लिखा है यहाँ पर 1 प्लस, कर सकते हो ना इसको। देखो इसमें करना कैसे है, सबको आता होगा, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कि 1 + 2m - m² - 2m³ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर m की जगह अपने 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर 1 - m या m - 1 एक ही बात है, कुछ भी लिख दो, 1 - m या m - 1 इसका क्या बन गया, फैक्टर। मैं m - 1 ही लिखता हूँ। अब n - 1 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसके सोल्व करोगे तो सबसे पहले 3 घात वाले को करोगे, 3 घात यानी उल्टा ऐसे लिख देना, कंफ्यूज मत होना। यानी इसको ऐसे लिख देता हूँ -2m³ - m² प्लस 2m और प्लस का 1। अब यहाँ पर 1 - m करो चाहे क्या करो, m - 1 करो। अब यहाँ पर क्या है, 2m³ है, तो पहले क्या करेगा, -2m² से डिवाइड करेंगे, -2m³ आ जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 2m² आ जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये कितना हो गया, -3m² प्लस का 2m, फिर वापिस कितना आएगा, -3m आएगा। 3m को इससे करेंगे तो -3m², और इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 3। अब ये माइनस का m बच जाएगा, ये इसे कट जाएगा, प्लस का 1। अब इस किससे करना पड़ेगा, -1 से करना पड़ेगा, माइनस का m और प्लस का 1, तो शेषफल कितना आ गया, 0। अब इसके ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। ये आप 9th क्लास से सीख रहे हो, तो मान के चलता हूँ कि ये आपको फैक्टर करने वाले आते हैं। आपको इसके अंदर फैक्टर इंपॉर्टेंट, अभी फैक्टर करने आने चाहिए आपको। अब ये फैक्टर हो गए अपने पास, फैक्टर हो गए, तो अब अपने यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे जी। तो m की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी, +1 एक आ जाएगी, -1 एक आ जाएगी, -1/2। 3 वैल्यू मिल गई, बहुत अच्छी बात है, 3 वैल्यू मिल गई। अब निकालेंगे सबसे पहले c निकालेंगे। तो c का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -1, जैसे ये लिखा था, याद करो आप, φn - m डिवाइडेड बाई φn' लिखा था। अब यहाँ पर n की बात करेंगे तो n कितनी डिग्री का है, 3 का, तो ऊपर क्या आएगा, -φ2m डिवाइडेड बाई कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है, 3' अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, φ2m है, φ2m में माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m² माइनस का m डिवाइडेड बाई φ3'm, यानी इसका क्या करना है, अवकलन करना है, 1 का 0, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2। आगे वाले का बताओ कितना आएगा, -2m, और आगे वाले का कितना आएगा, -8m²। क्लियर इतनी बात। तो ये c के अंदर अपने क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया। अब m की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे और इसके अंदर सेटिस्फाइड करवा देंगे। देखिए आगे, और अब देखिए m की वैल्यू, ये दोनों रफ कर रहा हूं, यहाँ पर φ3m था और φ2m। c का फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये ऊपर वाला 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी 2 डिग्री का लिखना है और 3 डिग्री का डेरिवेटिव करना है। दोनों चीज मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले m = 1 पर चेक करते हैं। किस पर, m = 1 पर। m = 1 पुट करेंगे तो देखो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नीचे करने 0 हो गया, नीचे क्या आएगा, 2 में से 2 या -8 तो 0 भाई। तो आंसर कितना हो गया, c की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, y = क्या होता है, mx + c बोला था मैंने। तो y = m की वैल्यू कितनी है, x, तो y = x, c के वैल्यू, यानी पहली एसिम्पटोट आ गई इसकी, यानी पहली अनएक्सप्रेसी आ गई। दूसरी, जब m की वैल्यू कितनी हो, -1 हो, m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये बताओ कितना आएगा, 1, और ये भी 1, तो 1 1 कितना हो गया, 1 1 कितना हो गया जी, 2 हो गया। अब इसमें 2 का 2, m की जगह -1 पुट करना है, ये प्लस का 2 हो गया और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो गया। तो c की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 4 - 8, तो कितना हो गया, -4। तो c = -1/2। अब इसके लिए, इस रिलेशन के लिए क्या बनेगी, y = mx + c, ये दूसरी एसिम्टोट बन गई आपकी। तीसरी निकालेंगे, m = -1/2 करेंगे, m = -1/2 करेंगे तो अब c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, -1/2 पुट करेंगे तो पहले आएगा 1/4, इसमें -1/2 करेंगे तो प्लस का 1/2, इसमें करेंगे 2 m की वैल्यू -1/2 करें, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और -8 और इसका हो जाएगा 1/4। अब इसको सोल्व कर देना, c की वैल्यू आ जाएगी, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। तो 2 और 1 3, 3 में से 2 माइनस करें कितना हो गया,
3 में से 2 करे 1 बच गया, ऊपर बच गया लघुत्तम ले लो, 7 में 4 लेंगे तो यहां पर कितना आएगा 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4, इतने बचेगा। नीचे तो 1 ही बचेगा ना, 3 में से 2 घटाओगे तो आंसर सी का आंसर कितना आ गया 3/4। तो इनसे क्या बन जाएगी इस तरह से पर सी y इक्वल टू एम एक्स बोले तो -1/2x प्लस सी का मतलब 3/4। ये आपका क्या आंसर, कितनी एसिम्पटोट आ गई 3 आ गई। ये पूरी वर्किंग है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा जाए तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। ये पूरी इसकी वर्किंग है, यानी आपके पास जितनी डिग्री का एसिम्पटोट दे रखा हो उतनी उसकी क्या आएगी एसिम्पटोट आएगी, यानी जितनी डिग्री का कर्व दे रखा हो उतनी उसकी क्या आएगी एसिम्पटोट आएगी। 3 डिग्री का था 3 का आ गया ये। अब देखो सबसे पहला तो ना यहां पर भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में सी से। देखो अब ये मेरे को बताओ ये सी की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, सी की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये डिवाइड वाला नॉट इक्वल टू 0। ढंग से सुना, डिवाइड वाला क्या हो नॉट इक्वल टू 0, इस चीज को भी ध्यान रखना, इस पर केस बना के आपको दिया जा सकता है। तो ये आपके पास अगर कोई कर्व दे रखा हो और उस कर्व के आपको क्या पूछ ले एसिम्पटोट पूछ ले तो उसकी एसिम्पटोट ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। समझ में आया सबको? आपको कि सर एग्जाम में इसकी कैलकुलेशन ऐसे कैसे करेंगे इतनी, तो एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन के सामने आपको सीधा आंसर दिखाई देगा, उस आंसर को उठाना है आपको। अब उठाओगे कैसे, वजन तो बहुत ज्यादा होगा ना उस आंसर में। हाँ, उठाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अरे उस दिमाग देखिए, वापस लिखता हूं मैं ये क्वेश्चन क्या डालना आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था अपने पास। अब यहां से अपने क्या करेंगे, सबसे पहले फाई 3 हम तो ज्ञात कर लिया था, यहां से m की वैल्यू आ गई थी। m की वैल्यू कितनी आ गई 1 - 1 और 1/2। अब नीचे ऑप्शन देगा ना तो वो तीनों एसिम्पटोट देगा नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा तो ये कहेगा इस वक्र की निम्न में कौन सी अनस्पर्शी है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। हो सकता है उसमें 3 अलग अनस्पर्शी और 1 अपने वाली हो। तो सबसे पहले तो m की वैल्यू ना वो उठा लो, यानी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन 4 ऑप्शन में किसकी स्लोप, ढंग से सुनना, किसकी स्लोप यानी किसकी ढाल, ढाल ही बोलते हैं ना इसको m को, यानी किसकी स्लोप 1 है या किसकी स्लोप -1 है या किसकी स्लोप है 1/2 है। जिसकी स्लोप अगर आपको 4 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में आपको क्या मिलती है स्लोप कितनी मिलती है 1 मिलती है, तो आंख मीच के उठाओ इस क्वेश्चन को, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई सी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर ये पूरी निश्चित रूप से आपकी ट्रिक काम करेगी, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे अभी मैंने किया तो इसके अंदर कम से कम 2 या 3 मिनट लगती है, इतना टाइम नहीं मिलता। तो ये मैंने ढाल वाला जो कंसेप्ट बताया है, इस कंसेप्ट से ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। बाई चांस अगर आपके पास कितने आते हैं 2 ऑप्शन मैच होते हैं तो 2 तो आपने पहले कट कर दिए, अब उन दोनों के अंदर सी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जल्दी जल्दी सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 2 ऑप्शन सी के लिए अलग अलग आ जाए। ढाल से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर इस तरह का गिवन हो तो। क्लियर? अब देखिए ये जो अनस्पर्शियां थी वो अनस्पर्शियां ज्ञात की अपने जो क्या ना हो अक्षों के समांतर ना हो, यानी कौन सी अनस्पर्शी हो तिर्यक अनस्पर्शी हो। अगर कोई अक्षों के समांतर ज्ञात करनी हो, अब एक और लिख देता हूं पहले, देखो लगे आती है, लिखो देखो फाई nm इक्वल टू 0 किया था ना भाई अपने, तो यहां से किसकी वैल्यू आई थी m की वैल्यू आई थी, जैसे m1 m2 इस तरह आई थी ना। अगर इसमें कोई 2 मूल क्या आ जाए, 2 मूल क्या आ जाए समान आ जाए, जैसे 1 1 आ जाए 2 2 आ जाए कुछ आ जाए, 2 मूल समान आ जाए, तो सी कैसे निकालेंगे, तो सी कैसे निकालेंगे उसके लिए आप ये ध्यान रखना कि c² 2 फाई डबल डैश nm प्लस सी, फिर सिंगल डेरिवेटिव फाई डैश n माइनस m। थोड़ा ढंग से देखो, c² 2 फाई डबल डैश और c एक एक कम होता है, c² है तो 1 2 डेरिवेटिव है, ac 1 है तो 1 डेरिवेटिव, यहां पर n डिग्री का तो यहां पर n माइनस, आगे वाला क्या आ जाएगा फाई n-2m इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से तब वैल्यू लगानी है निकालनी है c की जब m के 2 मूल क्या होते हो रिपीट होते हो। क्लियर इतनी बात।
दो मूल क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तब आप क्या करोगे, इस सी से, इस फॉर्मूले से सी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी में क्वाड्रेटिक है तो सी की कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 2 वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास इसमें 3 मूल समान हो, कितने मूल समान हो, 3 मूल समान हो, तो अब इसमें क्या करोगे आप, अब 3 मूल समान है तो इससे क्यूब से स्टार्ट कर देना, क्या सी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 5 ट्रिपल डैश एन का डिग्री होगा पहले, फिर सी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव किसका, एन माइनस एम का, फिर सी का फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एन माइनस 2m का, और लास्ट आपका कम बन जाएगा 5n-3 5n-3m इक्वल टू 0। ये आपका 3 के लिए बन जाएगा। बस फॉर्मूला जा रखो, नहीं आएगा भाई इसमें क्वेश्चन है, कंपटीशन में शायद ही पूछे, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो सी स्क्वायर है तो 2 डेरिवेटिव, एक है तो एक, ये पावर कम हो रही है, n डिग्री का है तो n-1 का, फिर n-2 डिग्री का, यहाँ पर क्यूब है तो 3 डेरिवेटिव, 2 है तो 2 डेरिवेटिव, एक है तो एक डेरिवेटिव, लास्ट कोई डेरिवेटिव नहीं, पहले n का है, फिर n-1 का, फिर n-2 का, फिर n-3 का। यह आपके पास क्या होता है, पहली टाइप की अनस्पर्शी फाइंड आउट होती है। कौन सी, त्रिक अनस्पर्शी ज्ञात करते हैं, तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं पूछी जाएगी। हो सकता है वो सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, सी की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो सी की वैल्यू 2 आती है तब ये फॉर्मूला डालोगे, 3 आती है तो ये फॉर्मूला डालोगे। क्लियर इतनी बात। अब देखो अपने अक्षों के समांतर अनस्पर्शियां कैसे ज्ञात करेंगे, अक्षों के समांतर अनस्पर्शियां कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आगे अपने त्रिक अनस्पर्शी पढ़ ली थी, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर कि कोई भी अपने पास वक्र दे रखा हो, उसके अक्षों के अनस्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे, अक्षों के सापेक्ष यानी अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर अनस्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप इसके अंदर एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसके अंदर निश्चित रूप से आना है क्वेश्चन, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है वो इसी टॉपिक पर ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो देखिए अक्षों के समांतर अनस्पर्शी ज्ञात करनी है तो आप क्या करो, जैसे एक्स अक्ष के समांतर ज्ञात करनी है तो क्या करो, आप उस वक्र के अंदर, उस वक्र के अंदर जो वक्र आपको दे रखा है उसमें आप एक्स की उच्चतम घात को, एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। x की उच्चतम घात के गुणांक को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। और इसी तरह y की उच्चतम घात को क्या करेंगे, गुणांक को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो y x के समांतर आ जाएगी। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर अनस्पर्शी अक्षों के समांतर ज्ञात करनी है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर कर दो तो एक्स एक्सिस के क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। किसका आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसी तरह डिटो कहानी किसके अंदर होगी, वाई के अंदर। अब यहां पर क्वेश्चन नहीं उठा जाता है कि प्रत्येक वक्र के अक्षों के समांतर, कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक वक्र के अक्षों के समांतर हो। देखिए अगर आपके पास जो वक्र दे रखा है उस वक्र की जो एक्स की अधिकतम घात है, अगर उसका गुणांक क्या है, अचर संख्या है, अगर उसका गुणांक क्या है, अचर संख्या यानी कांस्टेंट है, तो वहां पर अक्षों के समांतर अनस्पर्शियां नहीं होगी। कौन सी होगी, फिर तिर्यक अनस्पर्शी होगी। तिर्यक मान कैसे ज्ञात करते हैं ये अपने पहले सीख चुके हैं। तो अब देखिए अक्षों के समांतर ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स की अधिकतम घात देख लो। तो इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। एक्स की अधिकतम घात की और किसी से कोई मतलब नहीं है अपने को एक्स की एक्स के सापेक्ष ज्ञात करनी है यानी एक्स के समांतर ज्ञात करनी है। तो आप क्या करो, एक्स के गुणांक को, अधिकतम घात के गुणांक को देखो। तो एक्स के यहाँ पर मैं इतना उठाता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर वाले पद क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। दोनों से मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो इसका गुणा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके अनस्पर्शी क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, बोले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बोले तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ए। वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस ए माइनस ए। क्लियर इतनी बात। तो ये y इक्वल टू एक ए लाइन होगी, एक y इक्वल टू माइनस ए लाइन होगी। ये दोनों क्या होगी, इस वक्र के क्या होगी, इस वक्र की क्या होगी, अनस्पर्शिया होगी, और जो x एक्सिस के क्या होगी, समांतर होगी। इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में y एक्सिस के समांतर पूछ लेता तो सर अपन क्या करेंगे, y की अधिकतम घात देख लो। y की अधिकतम घात कितनी, इसमें 2 है। तो देखो क्या बनेगा, y की अधिकतम घात 2 है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन उठा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर, और इसके गुणांक को 0 के बराबर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस ए। अब एक्स इक्वल टू ए
और y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। ये दो टाइप की इसकी क्या बन जाएगी, आपकी अनंत स्पर्शियां बन जाएगी। इस तरह आप क्या करोगे, कोई भी वक्र गिवन है उस वक्र की क्या ज्ञात कर सकते हो आप, अनंत स्पर्शियां अक्षों के समांतर अनंत पर। अब ये क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है दोनों टाइप, जैसे मेरे को ये ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी होगी, ये वक्र दे देगा कि दी गई वक्र की कुल अनंत स्पर्शियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अनंत स्पर्शियों की संख्या तो सबको दिखाई दे रहा है, टोटल घात कितनी है 4 है, तो इसकी अधिकतम कितनी होगी 4 होगी, दिखाई दे रही है देखो, 2 तो ये होगी और 2 ये होगी, तो टोटल इसकी कितनी अनंत स्पर्शियां होगी 4 अनंत स्पर्शियां होगी। अब देखो अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं। और तो ये आपके क्या है, अनंत स्पर्शी के दोनों टाइप पूरी होती है। एक और मेथड है वो भी अपन चर्चा करेंगे, उस पर बहुत ही कम संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की, लेकिन ये दो आपको अच्छी तरह ध्यान रखने, एक तो तिर्यक अनंत स्पर्शी वाला और एक ये कौन सा, अक्षों के समांतर वाला, अक्षों के समांतर। अब देखिए आप इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी, अनंत स्पर्शियों की संख्या। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, आपके पास आपको पता है कि सर एक पैराबोला होता है, क्या होता है ये पैराबोला होता है, पैराबोला है, इसके आपको क्या ज्ञात करनी है, अनंत स्पर्शियों की संख्या ज्ञात करनी है। कल डेफिनेशन होता है उससे भी आप इसको कर सकते हो और वैसे मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि इसके अंदर अक्षों के समांतर है क्या, तो यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है 2 है और इसका गुणांक क्या है अचर संख्या है, तो y x के समांतर तो नहीं है। x की अधिकतम घात कितनी है 1 और इसका गुणांक भी क्या है अचर है, तो x के भी समांतर नहीं है, समांतर तो है नहीं। अब अपने क्या ज्ञात करें, तिर्यक ज्ञात करें, तो तिर्यक में आप लोगे अपने पास जैसे ये कर्व है, तो सबसे पहले 2 घात करना, y2m ज्ञात करूंगा। कैसे ज्ञात करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह m रखते हैं, तो 2 घात में एक ही आएगा, क्या बनेगा m स्क्वायर। तो यहां से m स्क्वायर किसके इक्वल कर देंगे 0 के, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 0। फिर अपने क्या ज्ञात करना होता है, फाई 1m ज्ञात करेंगे, फाई 1 a घात का ये आपने पास आएगा x की इक्वल टू 1 पुट करें तो ये कांस्टेंट ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4a आ जाएगा, -4a आ जाएगा। फिर उसके बाद में c की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला सबको पता है क्या आता है, फाई n माइनस m डिवाइडेड बाई फाई n डैश m आता है। तो यहाँ पर अपने पास कितनी डिग्री है इसकी 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 पुट करूंगा तो ये कितना होगा 1 होगा, तो ये -फाई 1m डिवाइडेड बाई क्या बनेगा फाई 2m बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देना आप m के विद रिस्पेक्ट टू, ये इसका तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 4a आ जाएगा और इसका मैं क्या रखूंगा फाई 2m रखूंगा, फाई 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 2m आएगा। अब m किस पर चेक करना है 0 पर करते ही c क्या नहीं करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी 0 होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि पैराबोला की अनंत स्पर्शियां कितनी होती है 0 होती है। क्यों होती है समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। और देखिए आप एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपने, क्वेश्चन आपका a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी पूछी है इसने, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी पूछी है। अब इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ आप, मैं इतना इधर वाला रफ करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर निकालो सभी जल्दी, फिर मैं करवाता हूं इसका सॉल्यूशन। निकाल लिया, हो गया, वेरी गुड। अगर हो गया तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष की पूछिए तो एक्स की अधिकतम घात देख लो, सिंपल सा समांतर निकालने तिर्यक की तरफ दिमाग ही नहीं चलाना ना आपको। तो एक्स अक्ष के समांतर पूछिए तो एक्स की अधिकतम घात देखो, एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2 है, एक यहाँ से पता आएगा 2। अब इसको खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, अपने तो एक्स स्क्वायर वाला पता चाहिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, इसका गुणांक ये भी आएगा। तो देखो मैं पूरा लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का निशान आएगा और यहाँ से आ जाएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस ए, किसके बराबर करना होता है 0 से ए स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल ले तो वाई इक्वल टू 0। तो एक्स एक्स के समांतर है, इस वक्र की जो अनंत स्पर्शी होगी वो कौन सी होगी वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 क्या होता है, किसकी समीकरण होती है वाई इक्वल टू 0,
हाँ किसकी, एक्स एक्स की। किसकी समीकरण होती है, एक्स एक्स की। क्लियर है ये बात। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम निश्चित रूप से मिलेंगे आपको, अन्य वाले, पैरेलल वाले, इस तरह आप ये कर सकते हो। पूरा इसको खोलने की क्या जरूरत है अपने को, बिकॉज सर इसका होल स्क्वायर खोलो, क्यों खोलेंगे होल स्क्वायर, अपने को मतलब है किससे, एक्स स्क्वायर का गुणांक से। तो आप उस वक्र से सीधे एक्स स्क्वायर का गुणांक उठाओ ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक उठा लो, जो आंसर आएगा वही आपका, गुणांक को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो, आपकी अन्य तैयार हो जाएगी। एक और देखो, ये दो टाइप के क्वेश्चन दो, एक तो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी अन्य कौन सी हुई। एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों के अंदर पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन है डिटो, अन्य स्पर्शियों की ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर देखो अन्य स्पर्श ज्ञात करेंगे तो इसको मैं लिखता हूं, तो ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या किया, हाँ एलसीएम लेके इसको मैंने सोल्व कर दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गया, आपके पास वक्र बन गया। तो यहां पर अक्षों के समांतर देखते हैं तो अक्षों के समांतर नहीं आएगी सर, क्यों, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात 2 है, गुणांक अचर है, वाई की अधिकतम घात 2 है और गुणांक क्या है, अचर है। तो अक्षों के समांतर तो ही नहीं सकती है। तब कौन सी होगी, तिर्यक होगी। कौन सी होगी, तिर्यक होगी। ये थोड़ा सा मैं करवाता हूं, खुद करना आप देखो। तो सबसे पहले कितनी घात का है, 2 घात का है, तो फाई 2m ज्ञात करता हूं मैं। क्या ज्ञात करता हूं, फाई 2m। फाई 2m ज्ञात करूंगा तो देखो 2 की घात करेंगे तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रखूं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, माइनस का बी स्क्वायर। अब दिमाग लगाना खुद, हाँ खुद इसका दिमाग लगाना कि इसका आंसर क्या आएगा, लगा दोगे। ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, माइनस का बी स्क्वायर। 2 घात का था ना, देखो बिल्कुल डिटो लिखा मैंने। आगे अब दिमाग में क्या आना चाहिए, अब यहां से m की क्या वैल्यू नहीं आएगी, रियल वैल्यू नहीं आएगी, यानी इसकी कोई भी रियल क्या नहीं है आपके पास, एसिम्प्टोट नहीं है। देखो सॉरी ना, इसको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 2 घात का है तो 2 घात करूंगा तो एक्स की जगह 1 रखूंगा और वाई की जगह m रखूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2 घात का बनेगा। इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहां से ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बताओ क्या बन गया, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या बन गई, अंडर रूट प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्या बनेगा एम की वैल्यू, प्लस माइनस आइटा बी बाई ए। क्या बनेगा, आइटा आ गया। तब क्लियर होगी बात आपको, अच्छी तरह होगी क्लियर। हाँ अब यहां पर m की वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है तो इसके एसिम्प्टोट होगी, वो भी क्या नहीं होगी, रियल होगी। इसकी 2 एसिम्प्टोट होगी और दोनों ही क्या होगी, हाँ इमेजिनरी यानी काल्पनिक होगी। दोनों कौन सी होगी, काल्पनिक। m की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहां पर रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह ध्यान रखना है, रख लोगे। अब यहां पर ना प्रश्न यह आ जाता है कि इसकी टोटल अन्य स्पर्शियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 2। इसके अंदर वास्तविक अन्य स्पर्शियों की संख्या कितनी है, तो आंसर 0। हाँ वास्तविक अन्य स्पर्शियों की संख्या कितनी है, 0। और टोटल अन्य स्पर्शियों की संख्या कितनी है, 2। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आएंगे तो देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें काम बन जाएगा, देखो बना कैसे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसमें x का गुणांक देखते हैं, क्या देखते हैं, x का, या पहले y का देख लो। तो y का गुणांक क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये आपके पास y का। अब अपन वाई एक्स के देखते हैं, वाई एक्स के समांतर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस है a। क्लियर इतनी बात। अब देखने हैं x की देखें तो x का होना, देखो यहां से माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, माइनस बी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस आइटा बी। तो इस वक्र की भी 2 रियल और 2 कौन सी है, काल्पनिक है। तो टोटल इसकी कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। और वास्तविक पूछे तो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी वास्तविक, कितनी होगी आपके पास है 2। इसकी क्या होगी, एसिम्प्टोट होगी। समझ में आ गया, यहां तक अच्छी तरह। ये लास्ट वाला भी समझ में आ गया होगा। आइटा आती है, आपको सबको पता है कि आइटा क्या चीज होती है। हाँ आइटा वैसे एक अज्यूम की हुई वैल्यू है,
कॉम्प्लेक्स नंबर सबने पढ़ लिया होगा। आज लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर उसका आंसर देना मेरे को। अब इसी आइटा से बात की तो मेरे को दिमाग में क्वेश्चन आया है। अब देखो आगे, एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोलियम। फोलियम की इक्वेशन जानते हो सारे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy की अनसप्रसी। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए और x प्लस वाई इक्वल टू -a। देखिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें अपने को इस फोलियम की देखनी है, तो इस एक्सों के समांतर तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, सबको दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ज्ञात करता हूँ फाइथ्रियम। फाइथ्रियम ज्ञात करूंगा तो 3 घात के 2 है, तो 1 प्लस क्या आएगा, m³ आएगा, 1 प्लस m³। अब ये सारे जानते हो, ये जो इक्वेशन है 1 प्लस m³ इक्वल टू 0 करूंगा तो इसके 3 रूट बनेंगे, जिसमें एक रियल बनेगा और दो आइटम आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स आएंगे ना। हाँ, 2 आइटम ही आएंगे ना। इसका a³ प्लस फॉर्मूला डालोगे तो वो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगा, ये यानी इकाई के मूल वाला बन जाएगा। तो अपने को रियल से मतलब है, तो मैं यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। अपने को तो रियल वैल्यू से मतलब है, क्योंकि रियल के अंदर अपने को आंसर क्यों बना है, m इक्वल टू क्या बन गया, -1 बन गया, m इक्वल टू -1, यानी अपने पास वो आंसर आएगा जिसकी ढाल कितनी हो, -1 हो। अब ढाल किसकी -1 है, ये दोनों तो ऑप्शन रिकॉर्ड होंगे। अब यहाँ से y इक्वल टू mx करेंगे तो ये इधर जाएगा तो -1, और यहाँ से भी कितनी है, -1 है। अब अपने को c निकालना पड़ेगा। c निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, φ2m निकालना पड़ेगा। इसको मैं इक्वल टू 0 करके छोड़ देता हूँ। φ2m निकालेंगे तो 2 घात का लिखेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, φ2m -3am बन जाएगा, -3am बन जाएगा। अब मैं c निकालता हूँ तो c में ऊपर तो क्या आएगा, -φ2m डिवाइड में φ3m आएगा। अब φ2m में इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3am हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3am हो जाएगा। अब इसका φ3m का डेरिवेटिव करेंगे तो सर आ जाएगा 3m²। 3 से 3 कट गया, 1 m से m कट गया, आंसर आ गया a/m। m की वैल्यू कितनी है, -a, तो आंसर कितना आ गया, -a। अब अनसमर्सी क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, और m की वैल्यू बताओ कितनी है, -1, तो -x, c की वैल्यू कितनी है, -a, तो आंसर कितना आ गया, y प्लस x इक्वल टू -a। अब ये तो मैंने सोल्व करवाया, यहां से -a मिलती सीधा दिखाई दे देगा आपको, यही आंसर आपका कौन सा, -a, x प्लस वाई इक्वल टू -a। ये क्या आपके पास है, फोलियम की अनस्पर्शी है। फोलियम की अनस्पर्शी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू -a। तो इस तरह आपके पास ये अनस्पर्शियों को दोनों मेथड करवाए मैंने आपको, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करो। अब एक विधि अपनी कौन सी, कि निरीक्षण विधि द्वारा, कौन सी, निरीक्षण विधि द्वारा भी अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनस्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि, निरीक्षण, यानी देख के ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा क्या ज्ञात करना, अनस्पर्शी ज्ञात करना। अब निरीक्षण विधि द्वारा अनस्पर्शी ज्ञात करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, कि इसके अंदर मान लो अपने पास क्या है, n घात का कोई वक्र है, कितनी घात का, fn लिख दो मैं, n घात का कोई वक्र है, एक है n-2। ये इस तरह आपके पास कोई एक रिलेशन गिवन है, fn प्लस f n-2, यानी एक n घात का वक्र है, एक उससे 2 घात का कम वक्र है। अगर आपके पास इस तरह गिवन हो तो इस निरीक्षण विधि से इसकी जो एसिम्टोट होगी वो fn इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक तो n घात का फैक्टर हो गया ना, ये n घात का फैक्टर हो गया, और एक ये कितना हो गया, n-2 घात का फैक्टर हो गया। यानी दोनों के बीच में कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इस तरह का आपके पास कोई क्वेश्चन मिलता है तो वहां से बिना देखे आप क्या करो, कि जो फर्स्ट फैक्टर है n घात वाला उसको इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, एसिमेटोट आ जाएगी। अब देखो इस पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन ऐसा, x माइनस वाई प्लस 2, दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4, एक दे रखा है कौन सा, 4x माइनस वाई प्लस 6, फिर प्लस, फिर दे रखा है 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए आप, अब इसकी पूछ ले कि इसके एसिम्टोट क्या होगी,
तो इसके एसिम्पटोट निकाल देना आप। अब एसिम्पटोट निकालोगे तो ये देखो कितनी घात का हो गया, 1 2, कितनी घात का है, 3 घात का है। तो इसको मैंने नाम दे दिया कौन सा, f3, और ये 1 घात का, तो ये f3 यानी ये 3 घात का फैक्टर हो गया और ये 1 घात का फैक्टर हो गया गुणनखंड। अब f3 प्लस कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस मिलते क्या करो, f3 इक्वल टू क्या कर दो 0। तो ये तीनों 0 के बराबर हो जाते, इसका अन्य स्पर्शियां कौन सी हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कितनी स्पर्शिया होगी इसकी, 3 अनंत स्पर्शिया हो जाएगी। क्लियर यहां तक, हाँ बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब आप क्या करो, इसी के अंदर हो सकता है आपसे क्या पूछ लियो, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण पूछ ले। कौन सा समीकरण है, संयुक्त। तो सारी अनंत स्पर्शियों को इकट्ठा कर दो। तो फर्स्ट कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 2, दूसरी कौन सी होगी 2x माइनस 3y प्लस 4, और तीसरी क्या होगी 4x माइनस वाई प्लस 6। इन तीनों को संयुक्त कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, अनंत स्पर्शियों का क्या बन जाएगा, संयुक्त समीकरण बन जाएगा। तो ये है निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शी। तो ये अपना निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इस पर एक टॉपिक और है, वैसे यहां तक सफिशिएंट है, लेकिन एक लाइन और देखो इसके अंदर प्रतिच्छेद बिंदुओं की बात पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो कौन सी, कि आपके पास एक अनंत स्पर्शी, कौन सी, एक अनंत स्पर्शी अन्वय घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर, n-2 बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये आपको अच्छी तरह लाइन याद रखनी है, प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर काटेगी जो भी है। तो अब ये कहोगे सर ये कैसे, कि आपके अपनी अभी पढ़ा था अनंत स्पर्शी क्या होती है, स्टार्टिंग के अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कैसा होता है। अब अन्वय घात का वक्र है तो उसके अंदर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसके दो, यानी एक अनंत स्पर्शी होती है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों अनंत पर होंगे जिसको अपने देख नहीं सकते, लेकिन वो अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन से अपने को क्लियर है। अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो 2 बिंदु होते हैं, तो अन्वय घात के वक्र को n-2 बिंदु पर वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसी तरह एक अनंत स्पर्शी कर रही है, अगर कितनी अनंत स्पर्शियां हो, कितनी अनंत स्पर्शियां हो, n अनंत स्पर्शियां हो, तो वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, n इंटू n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ये तो बिंदु हो गए, ये कितनी स्पर्शियों की संख्या है, अनंत स्पर्शियां कितनी है, n। अब कई बार वहां पर ना कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये दे देगा कि कोई n घात का वक्र है और n-1 है, वो अनंत स्पर्शियां कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये क्या बन जाएगा, n-1 गुणा n-2। वापिस रिपीट करता सुनना, एक अनंत स्पर्शी है वो n घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब मैंने ये बोला आपको कि जो अनंत स्पर्शियों की संख्या वो मान लेते कितनी है, n है, कितनी है n, तो वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, n इंटू n-2 बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये मैंने आपको जो डेफिनेशन करवाई नहीं वहां से ये बात क्लियर हो जाएगी कि n-2 बिंदुओं पर दोनों क्या होंगे, अनंत पर बिंदु होंगे। तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। हो सकता है कि आपको ये एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। अब इससे रिलेटेड क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वही देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। तो क्या याद रखना है, एक अनंत स्पर्शी n घात के वक्र कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, n-2 पर करती है, और टोटल कितनी होती है, n घात का होगा तो टोटल कितनी हो जाएगी, n इंटू n-2। तो ये एक जैसे क्वेश्चन देखो आप, इक्वल टू 0। अब इसमें ना कि इसकी अनंत स्पर्शियां वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे यह भी पूछा जा सकता है कि इससे, देखो पहले ये प्रतिच्छेद बिंदु वाला बता देता हूं फिर आगे देखेंगे अपने। देखो अपने पास सबको लीनियर फैक्टर में देखना है, तो एक और इसको भी तोड़ सकते हैं ना अपने, एक्स वाई, ये बनेगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सबको पता है कि ये क्या है, f4 है, और ये क्या है, f2 है। तो f4 प्लस f2 इक्वल टू क्या बन गया, 0 टाइप का। तो ये 4 है, ये सारे क्या रैखिक गुणनखंड है, रैखिक गुणनखंड होने चाहिए। तो f4 प्लस f2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसको क्या करोगे, f4 इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। तो अनंत स्पर्शियां कौन कौन सी आ जाएगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू
0। तो अनस्पर्शियों की संख्या कितनी आ गई? 4। कितनी आ गई? 4 आ गई। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन से होंगे? कितने होंगे अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु? प्रतिच्छेद बिंदु का फॉर्मूला क्या पता था? n × n - 2 पता था ना। तो कितनी घात का वक्र है? देखो 4 घात का वक्र है। 4 घात का वक्र है तो कितना बनेगा? अनस्पर्शियों की संख्या भी कितनी आ गई? अनस्पर्शियों की संख्या, ये अनस्पर्शियों की संख्या होती है कितनी है? 4। कितनी घात का वक्र है? 4 घात का, तो 4 - 2, तो 4 × 2, तो कितना आंसर आ गया? 8। तो प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या 8। ठीक है। अब एक और देखिए, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है, यहां से अनस्पर्शियों का संयुक्त समीकरण क्या होगा? अनस्पर्शियों का संयुक्त समीकरण ये होगा x y x - y और x + y। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अनस्पर्शियों का संयुक्त समीकरण मैंने बताया था, सारी अनस्पर्शियों को इकट्ठा कर दो तो वो क्या बन जाएगा? अनस्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। अब वक्र एक में से क्या करो? 2 घटा दो, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। तो इक्वेशन फर्स्ट माने से इक्वेशन सेकंड करूंगा, तो फर्स्ट में से सेकंड घटाऊंगा तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा। तो क्या बनेगा? x² + y² - a² = 0। तो यहां से क्या बन गया? x² + y। अब इसका मतलब ये हो गया कि अनस्पर्शियों और वक्र का जो प्रतिच्छेद आएगा ना, वो कर्व आएगी, वो क्या आएगी? एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो किसको रिप्रेजेंट करती है? वक्र को रिप्रेजेंट कर, सॉरी, इस वृत्त को रिप्रेजेंट करती है, यानी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब इसकी आपको क्या पूछी जा सकती है? वो ये पूछ ले कि इसकी रेडियस क्या है। ये तो बहुत साल हो गए पढ़ते, इसकी रेडियस कितनी है? ये है। इसका सेंटर क्या है? 0, 0 है। इससे रिलेटेड कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पर तो ये अभी तक नहीं पूछा गया ऐसा क्या टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसके 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या वाला जरूर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लेकिन यहां तक आगे नहीं गया अभी तक। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर इतनी बात? ये अपना आज टॉपिक था कौन सा? एसिम्प्टोट। कौन सा हो गया? एसिम्प्टोट, यानी अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियों के अंदर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां थी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके पहले आपको बताई थी मैंने कौन सी? तिर्यक अनंत स्पर्शी, और एक बता दिया निरीक्षण विधि द्वारा। एक ही लास्ट टॉपिक, ये 4 टाइप की इसके अंदर, इस अनंत स्पर्शियों के अंदर क्या है अपने पास है क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन प्रोबेबिलिटी अक्षों के समांतर वाली है, इनके क्वेश्चन करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।